एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करूंगी एक छोटे से सवाल से। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप चुनिंदा लोगों के सामने तो कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हो, लेकिन जब बारी आती है किसी ऑडियंस के सामने बात करने की या फिर ऑफिस मीटिंग्स में बात करने की, प्रेजेंटेशन देने की, स्टेज पर खड़े होकर बोलने की, तो आप डरने लगते हो, आपके पैर कांपने लगते हैं, आप नर्वस हो जाते हो, आप हेजिटेट करते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। वेल, अगर आपका भी आंसर हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं अपनी जर्नी से कुछ ऐसे फेजेस चुराकर लाई हूं जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, आपको पता है जब पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ी थी तो मेरे साथ क्या हुआ था? आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ और इसके साथ ही आपको कुछ ऐसे धमाकेदार टिप्स दूंगी ना, जिसे यूज करके आप किसी के भी सामने, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी मैजिकल, किसी के भी सामने आराम से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, चाहे 2 लोग हो, 5 लोग हो या कोई भी अननोन ऑडियंस हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हम इंडियंस किसी ऑडियंस के सामने बोलने से इतना हिचकिचाते क्यों हैं, इतना घबराते क्यों हैं? वेल, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई एनवायरनमेंट नहीं होता इंग्लिश बोलने का। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो पढ़ते हैं, लेकिन घर पर आकर वही हिंदी में बात, दोस्तों के साथ वही हिंदी में गुफ्तगू, यही सारी चीजों की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। साथ ही हमारे स्कूल्स का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ऐसा ही है। जब भी हमारे स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे वो डिबेट हो, एलोक्यूशन हो, कुछ भी, द टीचर्स ऑलवेज चूज द बेस्ट वंस। टीचर्स जो होते हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स को चूज करते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश बोलने में अच्छे होते हैं, तो हम मीडियोकर स्टूडेंट्स को तो कोई ध्यान भी नहीं देता। यही चीज मेरे साथ हुई जब मैं स्कूल में थी। वी यूज्ड टू गो टू द टीचर्स एंड से हमें ले लो एलोक्यूशन में, डिबेट में, बट वी वर नेवर द चोजन वंस। हमेशा बेस्ट स्टूडेंट्स को ही इंग्लिश में आगे बढ़ाया जाता था। तो ये चीज आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी। तो आज इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम जैसे लोग स्टेज पर चढ़ते हैं तो हमें डर क्यों लगता है और उस डर को कैसे ओवरकम करना है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मेरा जो स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन घर पर जो माहौल था वो हिंदी का था। पेरेंट्स हिंदी बोलते थे, स्टूडेंट्स हिंदी बोलते थे, ट्यूशंस जाते थे, ट्यूशंस में भी हमारे टीचर्स भी हिंदी बोलते थे। तो दिस वाज द एनवायरनमेंट। और हमेशा कहती हूँ एक बात कि हमारा अगर एनवायरनमेंट इंग्लिश बोलने का होगा, हम बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो मेरा भी एनवायरनमेंट हिंदी बोलने का ही था। लेकिन जब मैंने अपना क्लास 12th कंप्लीट किया, इवन ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया, तब तक भी जो मेरा एनवायरनमेंट था, मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, सब हिंदी में बात करते थे। तो मेरे अंदर, मुझे इंग्लिश तो आती थी, लेकिन वो जो डर था, वो जो हिचक थी कि मैं इंग्लिश में किसी के सामने किसी को फेस कैसे करूं, वो जाती ही नहीं थी। कभी भी मैं किसी भी 5-6 लोगों के सामने इंग्लिश में अगर चाहूं बात करने का, तो वो अंदर से आता ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं शुरुआत कहां से करूं। सो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच आई कैरीड टिल माई मास्टर्स, यानी कि मेरी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन वो डर स्टिल मेरे अंदर था। एंड द एम्बैरेसिंग पार्ट वाज, मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया था। और अगर आप किसी स्टूडेंट को देखो, अगर वो इंग्लिश से मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा, यार इसने इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई की है तो ये फ्लुएंट तो होगी ही। बट ऐसा नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट कभी नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं अपने इंटरव्यूज पे। मैंने कुछ स्कूल्स में इंटरव्यूज दिए और एक स्कूल में मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो मेरी इंटरव्यू की जो जर्नी है वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। वहां पर भी मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो जिस स्कूल में मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ, वहां पर मैंने पहले 3-4 महीने नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाया। तो मेरा स्कूल जो स्कूल मैंने ज्वाइन किया था इंग्लिश पढ़ाने के लिए, वहां पर मेरा जो सोल ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि मैं यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ाऊंगी। मेरा कोई पैशन नहीं था टीचिंग। मैंने बस ज्वाइन कर लिया था कि यहाँ पे मैं कुछ साल अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी पे काम करूंगी। जब मैं फ्लुएंट हो जाऊंगी, कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, सो आई विल मूव टू सम अदर सेक्टर एंड आई विल ट्राई माय लक देयर। तो वहां पर ज्वाइन करने के लिए मैंने सोचा कि पहले छोटी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज छोटी क्लास वाले बच्चे ना आपको जज नहीं करेंगे। इवन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट? तो वो आपको क्या जज करेंगे। सो मुझे जो क्लासेस मिले थे वो थी 6 to 8। तो मैं 6 to 8 में पहले क्लास में पढ़ाती थी।
एंड आई यूज टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ देम। मुझे गलत भी आता था, मैं गलत भी बोलती थी, एंड आई यूज टू स्पीक फ्लुएंटली, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे बच्चों के जजमेंट से मतलब नहीं है, ये छोटे बच्चे मुझे क्या ही जज करेंगे। तो वहां पर मैंने फ्लुएंसी के लिए ज्वाइन कर लिया सो दैट आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो अगस्त में मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आता है मेरा पहला चैलेंज। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने मैंने रज के अपनी फ्लुएंसी पे काम किया, एंड सिर्फ इंग्लिश बोलते बोलते मेरे अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था दैट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, गाइज प्लीज प्रैक्टिस। अगर आपको गलत भी आ रहा है, आप गलत भी बोलो, इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, दैट्स ऑल। 70% जो रोल है वो कॉन्फिडेंस का है। तो 3 महीने मैंने सिर्फ अपने फ्लुएंसी पे काम किया, और मेरे अंदर सिर्फ एक चीज थी कि मुझे लैंग्वेज से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है फ्लुएंसी से, तो मैं सिर्फ फ्लुएंसी पे काम करूंगी। सो 3 महीने मैंने पढ़ाया, एंड देन आता है नवंबर में 14 नवंबर का सेलिब्रेशन होने वाला था, चिल्ड्रंस डे का। एंड आई डोंट नो ऐसा लोगों के दिमाग में क्यों है, बट दिस इज द फैक्ट। लोगों को लगता है कि अगर इंग्लिश टीचर है तो वो कॉन्फिडेंट होगी ही होगी, वो फ्लुएंट होगी ही होगी, वो एंकरिंग कर ही लेगी, वो स्टेज पे बच्चों को सिखा ही देगी कैसे बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है, स्मार्टनेस एंड ऑल दोज थिंग्स। दैट इज देयर इन द माइंड ऑफ एवरीवन कि अगर इंग्लिश टीचर है सो दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर स्मार्ट। बट उनको रियलिटी नहीं पता होती कि यार इंग्लिश बोलना एक चीज होती है, एंड स्टेज पर जाकर लोगों को, ऑडियंस को फेस करना इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज हम उस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं वेर इन वी हैव गॉटन द स्टेज वेर इन यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड स्पीक फॉर 15-20 मिनट्स और एंकर अ शो। बिकॉज हमारे टाइम पे उस तरह से टीचर्स ही होस्ट करते थे, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। बट द बेस्ट पार्ट इज नाउ अ डेज स्टूडेंट्स आर गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मेरे पास स्कूल की प्रिंसिपल आती हैं, एंड शी टोल्ड मी कि हर्षिता आपको एंकरिंग करनी है, एंड मैं ना भी नहीं बोल पाई बिकॉज द प्रिंसिपल वाज रियली स्ट्रिक्ट। तो मैंने बोला कि हाँ मैम मैं कर लूंगी, सो आई सेड यस। अब बारी आती है सबसे पहले स्क्रिप्टिंग की। तो थैंक्स टू गूगल बाबा, पहले तो मैंने सोचा कि कहाँ से मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी, बिकॉज आज तक मैंने एंकरिंग जब की ही नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। बट देन उस टाइम पे चैट जीपीटी भी नहीं था, तो मैंने सिंपली गूगल की हेल्प ली, एंड गूगल से मैंने पूरी स्क्रिप्ट निकाली। सो वहां तक तो काम बन गया कि पूरी स्क्रिप्ट मुझे मिल गई। नाउ एक चीज अगेन जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, कन्वे करती हूँ, और वही चीज मैं मानती हूँ मैंने किया है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, दैट इज प्रैक्टिस। नो मैटर व्हाट, आई टेल यू, नो मैटर व्हाट, मेरे सामने एक छोटे से छोटा इवेंट हो, मेरी 5 मिनट की स्पीच हो, मेरी 2 मिनट की, मेरी 1 घंटे की स्पीच हो, नो मैटर व्हाट, मेरी प्रैक्टिस, मेरी तैयारी पूरी रहती है। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो जीरो था, मुझे पता था कि स्टेज पे जाके कहीं मैं घबरा ना जाऊं, कहीं मैं बैकआउट ना कर लूं, ये मेरे अंदर था। बट स्टिल मैंने सोचा कि यार जो होगा सो होगा, प्रैक्टिस पूरी करते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट रात के 12-1 बजे तक दोहराई, बहुत बार पढ़ा, 15-20 बार मैंने पढ़ा। मैंने मिरर में जाके प्रैक्टिस की। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ, मिरर प्रैक्टिस करो। दैट टाइम आई डिडंट गेट द आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड भी करती। उस टाइम पे मुझे मिरर प्रैक्टिस का पता था, तो मिरर के सामने खड़े होके मैंने खुद को प्रेजेंट किया, 12-13 बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, एंड उस पर फ्लुएंसी तो आ गई थी कि चलो ठीक है, मुझे पता है कि फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ मैं पहुंची स्टेज पे। सो इवेंट का डे आया, मैं 1 घंटे पहले से ही जाके स्टेज पे खड़ी हो गई थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि कौन सी चीज कहाँ पे है, मेरा पोजिशन क्या होगा, मुझे यहाँ पे कितनी देर तक रहना है, एंड आई वॉन्टेड टू बी कंफर्टेबल एट माई पोजिशन। तो मैं वहां पर खड़ी हो गई, एंड मुझे कोई होश नहीं था, मुझे लिटरली कोई होश नहीं था कि सामने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने टीचर्स आ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है, टीचर्स जो हैं वो क्यों बनवा रहे हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं, शोरगुल, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ होश नहीं था। व्हाट आई वाज डूइंग स्टैंडिंग देयर वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन थरली। मैं उसे पढ़े जा रही थी। आई वाज नॉट इवन हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट विद एनीवन। ठीक है, बिकॉज ये भी चीज होती है कि एंकर्स को हमेशा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना होता है, वो मेरा जीरो था। बिकॉज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यार मैंने 100 लोगों के सामने एंकरिंग नहीं की है, यहाँ तो पूरा स्कूल है, आपको पूरे स्कूल के सामने एंकरिंग करनी है। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़े जा रही थी, एंड देन केम द बिगेस्ट सरप्राइज।
अब मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने सारे लोग ये फील करते हैं, बट अगर आपको कोई बड़ा किसी चीज के लिए टोक देना तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके बच्चे आपको किसी चीज के लिए टोक दे, या फिर कोई छोटा आपसे उम्र में कोई छोटा आपको किसी आपकी कमी निकाल दे, या फिर आपको टोक दे किसी बात पे, तो आपको बहुत बुरा लगता है। एंड दैट सेम हैपेंड विद मी दैट डे। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी एंड आई डोंट नो मेरे अंदर क्या ऐसा है, मेरी जो भी फीलिंग होती है ना वो मेरे चेहरे पे दिख जाती है। अगर मैं खुश हूं तो मेरे चेहरे पे दिखेगा, अगर मैं एक्साइटेड हूं मेरे चेहरे पे दिखेगा, सैड हूं चेहरे पे दिखेगा, नर्वस हूं तो पूरा का पूरा मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। एंड मैं तो किसी को देख नहीं रही थी, बट मुझे नहीं पता था आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड पीपल आर लुकिंग एट मी। सो मैं पढ़ रही थी, गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक क्लास 6th का बच्चा आया मेरे पास एंड ही टोल्ड मी कि मैम आज का शो आप एंकर कर रहे हो। so, मैंने बोला यस, व्हाट हैपेंड? सो ही सेड हाँ मैम आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप बहुत नर्वस हो। मतलब उस टाइम पे मुझे लगा कि यार दिस इज सो एम्बैरेसिंग, एक छोटा सा बच्चा क्लास 6 का आके मुझे कह रहा है कि मैम यू आर लुकिंग नर्वस, आपके चेहरे पे वो दिख रहा है। एंड दिस वाज लिटरली आई फेल्ट सो अशेम्ड। सो मैंने बोला कि यार अब सारी चीजें छोड़ो, अब अगर इस बच्चे को, इस क्लास 6 के बच्चे को ये चीज लग रही है तो पूरे स्कूल को क्या लग रहा होगा। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11, 12 एवरीवन, एंड आपको पता है 11, 12 के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। सो मैंने सोचा कि यार सारी चीजें छोड़ो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, स्टार्ट फेसिंग एवरीवन। जैसे ही मैंने अपनी नजर थोड़ी सी उठाई, मैंने फिर से नजर झुका ली। मुझे बोला यार नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। Then I called my principal and I said कि मैम I am backing out, मुझसे नहीं होने वाला है। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, मेरे कान में लग रहा था कोई आवाज नहीं जा रही है, मेरी नजरें तो उठ ही नहीं रही थी। That was my feeling over there. मैंने प्रिंसिपल को बोला कि मैम इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ये स्क्रिप्ट मैंने बना दी है, आप किसी और को दे दो। She was quiet for a second or so, 1 or 2 seconds she was quiet. बट शी टोल्ड मी कि हर्षिता, अब आई डोंट नो वो उनकी मजबूरी थी या फिर शी लिटरली हैड दैट फेथ इन मी। उन्होंने मुझे बोला कि हर्षिता तुम कर लोगी, आई हैव दैट फेथ इन यू, जस्ट गिव इट अ ट्राई। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आप बीच में रुक जाओगे, रीड द सेंटेंस वंस अगेन एंड गो विद द फ्लो, आप कर लोगे। मैंने बोला यार अब ये बोल रही है तो मैं क्या करूं, चलो जय माता दी कर ही लेते हैं। फिर मैंने 5 मिनट अपने आप को होल्ड किया, पानी पिया, खड़ी हुई। फिर मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे अपने स्कूल की, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे स्कूल की प्रिंसिपल की एक बात याद आई। शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस कि जब भी आप किसी स्टेज के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो और अगर आपको डर लगता है, एंड ट्रस्ट मी, नॉट इवन द बेस्ट स्पीकर्स, नॉट इवन द बेस्ट स्पीकर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो बेस्ट स्पीकर्स होते हैं उनको डर नहीं लगता, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है उनको डर नहीं लगता, वो भी नर्वस होते हैं, उन्हें भी लगता है कि यार ये पब्लिक अलग है, वो पब्लिक अलग है, उन्हें भी डर लगता है। द सेम हैपेंड विथ मी। तो वो मुझे कहती थी कि अगर आपको डर लगे स्टेज पे कभी भी, और आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है ही है, बिकॉज दिस इज व्हाट द एंकर डज, राइट। उनको आप अपने सामने जितने भी ऑडियंस होते हैं सबको देखना जरूरी है, तो आप उनकी आंखों में मत देखो। व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर यहाँ पर उनका सर है तो आप उनके सर के ऊपर देखो। तो जब आप उनके सर के ऊपर देखोगे तो आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो कैसे फेसेस बना रहे हैं, आपको देख के हंस रहे हैं या फिर आपके बारे में बात बना रहे हैं, यू जस्ट लुक अबव देम। तो इससे ये होगा कि आप, उनको ये लगेगा कि आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहे हो और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। सो मैंने बोला ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते आप, मैं जाके आंखों में नहीं देखूंगी किसी के, मैं सबके हेड के अबव, सबके हेड के ऊपर देखूंगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि मैं उनको देख रही हूँ और मैं देख भी नहीं रही हूँ, मेरा पूरा फोकस जो है वो स्क्रिप्ट पे होगा। मैंने शुरुआत की, पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया एंड देयर वाज अ लाउड चीयर, ठीक है, सब जोर जोर से ताली बजाने लगे। तो मुझे लगा चलो शुरुआत तो अच्छी है, क्योंकि मैंने ना, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी और इस प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने 2 चीजों पे जेन्युइनली बहुत काम किया था, एंड दीज 2 थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपको एंड में भी इसको इलैबोरेट करके बताऊंगी। 2 थिंग्स आई ऑलवेज वर्क ऑन इज नंबर 1 माई स्माइल,
ठीक है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अगर पब्लिक में हूँ, आई ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन माई फेस। एंड बीइंग एन एंकर, आपको स्माइल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे आप अप्रोचेबल लगते हो, आप चीयरफुल लगते हो। तो मुझे ये था कि मैं मेंटेन करूंगी अपना स्माइल थ्रू आउट द इवेंट। एंड सेकेंड चीज जो इस पे मैंने वर्क किया था वॉज माई इंटोनेशन। नाउ इंटोनेशन क्या होता है कि जब आप एक फ्लो में बोल रहे हो, आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, उसमें एक टोन आता है, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाती हूँ। जैसे कि लेट्स से मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, हाय माय नेम इज हर्षिता एंड आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। ओके, लेट्स से इस सेंटेंस को मैं आपको दो तरीके से अभी पढ़ के बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, सो पहले सेंटेंस का टोन देखना, हाय एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता, आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। दूसरा सेंटेंस एंड टोन, हाय एवरीवन, आई एम हर्षिता, आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, होप टू मीट यू सून। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टोन मेंटेन किया, एक स्माइल था, एक कॉन्फिडेंस था। तो दिस इज व्हाट आई मेंटेन थ्रू आउट द इवेंट। क्यों ऐसा किया मैंने, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं कभी भी किसी भी इवेंट में जाती हूँ या कुछ भी नई चीज करती हूँ, उससे पहले मैं पूरा रिसर्च बैकएंड पे करती हूँ, बी इट एनीथिंग। ठीक है, मैं हमेशा अपना रिसर्च पूरा रखती हूँ। नाउ जब मैंने एंकरिंग की थी तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे एंकर्स के। वहां पे मुझे उन एंकर्स की दो तीन चीजों ने बहुत हिट किया था। कुछ एंकर्स थे जिनकी दो तीन चीजों ने मुझे हिट किया था, और कुछ एंकर्स मुझे बहुत ही प्लेन एंड सिंपल साउंड कर रहे थे। तो मैंने नोटिस किया कि यार इन एंकर्स में वो क्या बात है जो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और दूसरे एंकर कंपैरेटिवली उतने अच्छे साउंड नहीं कर रहे, लाइक दे आर साउंडिंग वेरी लो। फिर मैंने नोटिस किया इंटोनेशन वाज द थिंग। जो एंकर्स मुझे हिट कर रहे थे, जिनकी वॉइस मुझे अच्छी लग रही थी, जिनका एंकरिंग मुझे अच्छा लग रहा था, वो मैंने नोटिस किया कि उनकी जो वॉइस थी उसमें मॉड्यूलेशन था। वो अपनी टोन को हाई ले जा रहे थे, लो ले जा रहे थे, बीच में पॉज ले रहे थे। दिस वॉज द वे हाउ दे वर एंकरिंग। अगर वो हैप्पीनेस टोन में बोल रहे थे तो वो हैप्पीनेस टोन उनके चेहरे पे दिख रहा था। अगर वो थोड़े लो साउंड करना चाहते थे तो वहां पे उनके टोन में भी वो चीज दिख रही थी। तो दीज टू थिंग्स आई मेजरली वर्कड ऑन कि मैं ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द इवेंट, मैं इन दोनों चीजों पे काम करूंगी। तो इंट्रोडक्शन में तो वो चीज काम आ गई। अब पैर कंटिन्यूअसली स्टेज पे कांप रहे थे, कंटिन्यूअसली विदाउट अ सेकेंड। काम पैर जो है वो कांप रहे थे, हाथ सुन पड़ चुके थे। एक बार आई स्टिल रिमेम्बर, मैं कुछ इवेंट चल रहा था, मैंने अनाउंस कर दिया था डांस। मैं धीरे से पानी पीने के लिए गई एंड द प्रिंसिपल शी हेल्ड माय हैंड एंड शी सेड उतरो स्टेज से, यू आर नॉट एबल टू डू इट। बिकॉज वहां पे क्या हुआ था, एक छोटा सा पॉज आ गया था इवेंट के बाद, मुझे तुरंत पिक करना था एंड देयर वाज अ पॉज, मतलब अराउंड 3-4 सेकंड का पॉज था। एंड एज आई टोल्ड यू द प्रिंसिपल वाज रियली स्ट्रिक्ट, तो वो एक भी पॉज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो शी वाज लाइक तुम उतरो यहाँ से, यू आर नॉट एबल टू डू इट। एंड शी वाज लाइक, और मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार अब कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने पानी भी छोड़ा एंड कुछ नहीं, ना पानी ना कुछ भी मैंने खाया पिया भी नहीं, स्ट्रेट अवे कुछ नहीं। एंड मैं पूरा फोकस हो गई कि नहीं यार अब तो पॉज भी नहीं लेना, पूरा देखते रहो। और आपको पता है एंकरिंग की या स्टेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको थ्रू आउट अटेंटिव रहना है। आप 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं देख सकते, यू हैव टू बी अटेंटिव थ्रू आउट। उसके बाद मैंने स्पीड पकड़ी। मैंने सोचा कि यार ये 1 घंटे का इवेंट मैं 45 मिनट्स में करवाऊंगी। तो मैं क्या कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी अपना स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर आप कोई शो में जाते हो, अगर प्रेजेंटेशन देने जाते हो या फिर एंकरिंग करने जाते हो, लेट्स से आप ऑफिस मीटिंग में ही प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, प्लीज 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 डू नॉट रश। आप जल्दबाजी मत करो। दैट इज वॉट आई डिड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट इवेंट। ठीक है, तो मैंने जल्दबाजी में पूरा जल्दी जल्दी करके मैंने स्क्रिप्ट खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट खत्म किया, मैंने अपनी नजरें झुकाई, मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, बिकॉज मुझे लगा कि यार इसने तो ब्लंडर कर दिया है, इसने तो बर्बाद कर दिया पूरा शो। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, मैंने स्क्रिप्ट फोल्ड किया। धीरे धीरे मैं गैलरी से होते हुए जाने लगी। तभी वो प्रिंसिपल आती हैं एंड अगेन शी केम टुवर्ड्स मी एंड शी सेड, हर्षिता गुड जॉब, इट वाज गुड, इट वाज फन। मुझे लगा ये मुझे मोटिवेट करने के लिए बोल रही है, सो आई सेड थैंक यू एंड आई मूव्ड ऑन। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मैं स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ अपने फ्लोर पे जाने के लिए। वहां पे 3 टीचर्स थे बैक टू बैक एंड ऑल ऑफ देम टोल्ड मी, हर्षिता मैम इट वाज रियली गुड, बहुत मजा आया।
क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैंने इंटोनेशन पे तो काम किया ही था, साथ ही साथ थ्रू आउट द इवेंट आई वाज सो चीयरफुल। मैं स्माइल कर रही थी, मैं ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। इवन एक दो जगह तो मैंने क्वेश्चंस भी लिखे थे ऑडियंस के लिए, ठीक है, कि उनसे यस नो कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं ताकि पूरी ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाए और उनका अटेंशन मुझे मिल जाए। तो मुझे फर्स्ट स्टेज पे तो ये लगा कि यार अब नहीं करूंगी, ये हो गया सो हो गया। बट आई डोंट नो व्हाट, उन जो मेरी प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, उनको मेरे ऊपर पता नहीं क्या ट्रस्ट था। उसके बाद बैक टू बैक जितने इवेंट्स हुए, उन्होंने वो सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट, मतलब आई थिंक 30+ इवेंट्स मैंने होस्ट किए होंगे। एंड उसके बाद तो मैं प्रो बन गई। उसके बाद बैक टू बैक जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने अपने ऊपर काम किया एंड मैंने कुछ चीजें नोटिस की, ठीक है, जो मैं आपको अब बताऊंगी इन द सेकेंड हाफ कि कौन कौन सी चीजें आपको नोटिस करनी है, वेदर यू गो फॉर एन ऑफिस मीटिंग, वेदर यू होस्ट एन इवेंट, वेदर यू गो ऑन अ स्टेज एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। कुछ चीजें जो आपको हमेशा नोटिस करनी है और प्रिपेयर्ड रहना है। This is what I'm going to tell you next. Okay, so now moving forward with practices that you need to follow if you face a group of people, ठीक है, चाहे वो group of people हो, ऑडियंस हो, ऑफिस मीटिंग्स हो, अगर आप इन 5-6 चीजों पे काम करोगे जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, that is going to be a life changer for all of you. If I can sit here, talk to you confidently, or stand in front of people and talk to people confidently, or host any event, let me tell you, अगर आप भी ये चीजें फॉलो करोगे, आप भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट हो जाओगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो प्रैक्टिस मैं फॉलो करती हूँ, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, इज मेंटेनिंग अ स्माइल थ्रू आउट। चाहे आप ऑफिस मीटिंग्स में हो, ऑफिस मीटिंग्स में जनरली नहीं, बिकॉज कई बार हम सीरियस चीजें डिस्कस करते हैं, सो शुडंट बी स्माइलिंग ऑल द टाइम। बट इफ यू आर ऑन द स्टेज एंड इफ यू वांट टू talk to people, if you want to talk to your audience, always maintain a slight smile on your face. Now, मेरा चेहरा ऑलरेडी स्माइली है तो मैं बहुत ज्यादा स्माइल करती हूँ, बट इन केस आप ज्यादा स्माइल नहीं करते, मेंटेन अ स्लाइट स्माइल, ठीक है। देखो, अब मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना, मेंटेन अ स्लाइट स्माइल, तो वो उसे लाफ समझने लगते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाफ एंड स्माइल, ठीक है। हमें ऑडियंस को देख के हा हा हंसना नहीं है, बिकॉज अगर हम एक्सट्रीम स्माइल करेंगे, दे माइट नॉट टेक यू सीरियसली, ठीक है। हमें हल्का सा स्माइल करना है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां स्माइल करना है, ठीक है, सो दैट पीपल यू लुक अप्रोचेबल टू पीपल। कई बार होता है ना कि हमने ऐसा सीरियस चेहरा बनाया हुआ है स्टेज पे कि लोग हमसे रिलेट ही नहीं कर पाते। अगर लोगों के दिमाग में आपके लिए कोई क्वेश्चन, आपके लिए कोई सवाल है, तो वो भी नहीं पूछ पाएंगे, बिकॉज आपका चेहरा ही इतना सीरियस है दैट यू आर नॉट लुकिंग अप्रोचेबल, राइट। सो आपको एक छोटा सा स्माइल मेंटेन करना है अपने फेस पे, सो दैट पीपल फील कि यस, दिस पर्सन, आई कैन गो टू दिस पर्सन एंड टॉक, ठीक है। यही पर्पस है ना हमारा, जब हम स्टेज पे बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं ऑडियंस हमसे इंटरेक्ट करे, तो हमारा चेहरा सीरियस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन अ स्लाइट स्माइल। नंबर 2 विच आई ऑलवेज डू इज मेंटेनिंग पॉइंटर्स। देखो, आपके दिमाग में मे बी ये चीज होगी कि जो भी स्टेज पे आता है ना, वो सारी चीजें दिमाग में लेके आता है। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी अच्छे स्पीकर को देखो, या तो वो अपने प्रेजेंटेशन में सारी चीजें लिख कर लाते हैं, या फिर उनके पास एक शीट होती है जिसमें पॉइंटर्स लिखे होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट बैड, ट्रस्ट मी। ओवर द इयर्स मैंने ये चीज रियलाइज किया है कि अगर आप कहीं पे पॉइंटर्स लिखते हो, या फिर आप लिखते हो कि कौन सा पॉइंट मुझे पहले बोलना है, कौन सा पॉइंट सेकंड बोलना है, थर्ड बोलना है, दिस गिव्स यू इमेंस क्लैरिटी, ठीक है। क्योंकि हम स्टेज पे सिर्फ इधर उधर की बात करने नहीं जाते, वी वांट द पीपल टू लर्न समथिंग फ्रॉम अस, राइट। तो आप पॉइंटर्स मेंटेन करके जाओ। एक, अगर आपके पास पीस ऑफ पेपर नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन में पॉइंटर्स लिख सकते हो, या फिर आप अपने हाथ पे पॉइंटर्स लिख सकते हो, बट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पॉइंटर्स। इससे क्या होता है, नंबर 1 कि आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे क्या बोलना है। आप कुछ भी नहीं भूलोगे, आपको अपने पॉइंट्स में क्या कवर करना है। सेकंड चीज, आप डेविएट नहीं करोगे अपने टॉपिक से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पॉइंटर्स नहीं लिखते, या फिर हम दिमाग में लेके सारी चीजें चले जाते हैं कि यार हम तो स्टेज पे बोल ही जाएंगे, एंड वहां पे बोलते बोलते फ्लो में हम कई बार कुछ ऐसी भी चीजें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, राइट। दैट इज व्हाई वी डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो चाहे आप पॉइंटर्स मेंटेन करो या प्रेजेंटेशन पे ले जाओ अपने पॉइंट, बट ऑलवेज मेंटेन पॉइंटर्स। दिस विल हेल्प यू नॉट टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, स्टिक टू द टॉपिक एंड प्रेजेंट योरसेल्फ कॉन्फिडेंट। एंड थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग विच helps people to know more about you and again make you look approachable.
अब जैसे अभी आप देख रहे हो, माई हैंड्स आर मूविंग व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंटर्स, आई एम यूजिंग माई फिंगर्स 1 2 3 इस तरह से, माई हेड इज नॉडिंग, ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग कम्स अंडर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। नाउ बॉडी लैंग्वेज इज वन थिंग जो सीखी या इमिटेट नहीं की जाती, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देयर आर पीपल हु इमिटेट स्पीकर्स। कई बार ऐसा होता, आई यूज्ड टू डू इट। मुझे ऐसा लगता था बॉडी लैंग्वेज में हैंड मूवमेंट्स, जब मैं बोलती हूँ किसी को देख के, मैं किसी स्पीकर को देखती थी कि उनके हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो मैं उन्हें कॉपी करती थी अपनी लैंग्वेज में। डू नॉट डू इट, इट लुक्स वेरी वेरी फेक, इट इज वेरी वेरी फेक, ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज कैसे आएगा, मैंने कैसे सीखा, मैं आपको वो भी किसी वीडियो में बताऊंगी। मैंने सीखा है ये बॉडी लैंग्वेज व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, ठीक है। पहले आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए मेरे हैंड मूवमेंट्स या हेड नॉड ये सब नहीं होता था। बट एज सुन एज आई गॉट कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, my hand started moving, my head started nodding, all these things comes naturally when you are comfortable with English language. तो अगर आप किसी को imitate करके, किसी को copy करके अपने hand movements कर रहे हो, प्लीज मत करो, ये बहुत फेक लगता है। ये तभी आता है जब आप comfortable हो जाते हो इस लैंग्वेज से, किसी भी लैंग्वेज से। इनफैक्ट अगर मैं हिंदी भी बोलती हूँ तो भी मेरे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स इट। तो आपको भी पहले लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना है, देन दिस विल कम ऑटोमेटिकली, आई टेल यू, दिस विल कम ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो। मिरर प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू लर्न दिस बॉडी लैंग्वेज। मैंने ऐसे ही सीखा था बॉडी लैंग्वेज मिरर प्रैक्टिस से, तो इससे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट डू नॉट कॉपी एनीवन फॉर बॉडी लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट इज आस्किंग क्वेश्चंस। दोस्तों, एक चीज जो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि मैम, मैं ना जब भी किसी से मिलता हूँ या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से मिलती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उनसे बात क्या करूँ। सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, व्हेन यू एड्रेस पीपल। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या बोले, हम उनसे क्या बात करें, हम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी चीज है स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। मैं जब नर्वस होती हूँ स्टेज पे, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, मैं सीधा ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। दिस helps me to understand my audience, number 1. Number 2, the audience interacts with me. Number 3, the audience knows their anchor. ठीक है, तो आस्किंग क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती है? सबसे सिंपल है येस नो क्वेश्चंस, ठीक है। येस नो क्वेश्चंस में आते हैं, लेट्स से मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बात करूं, सिंपली ऑडियंस से पूछ लो, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आर यू हैप्पी, डू यू वांट मी टू एंकर द शो। मैं तो मस्ती मजाक भी कर लेती हूँ, सो इफ यू वांट टू क्रैक अ जोक ऑनेस्टली एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। ऑडियंस से कोई भी सवाल पूछ लो, हाउ इज द वेदर इन योर सिटी, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, कोई भी सवाल पूछ लो। इससे एक आइस ब्रेकिंग सेशन हो जाता है एंड आपकी ऑडियंस आपके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। सो थ्रू आउट द सेशन ना वो आपसे जुड़ी रहेगी। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर स्पीच शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ना फ्लो में बह जाते हैं। अगर हमें स्टेज मिल गया है तो हमें लगता है कि यार मैं 1.5 घंटे तो स्टेज से हिलूंगा नहीं, स्टेज को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। प्लीज डू नॉट डू दिस, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आप स्पीच दे रहे हो, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, आप उसको छोटा रखो। आजकल ना लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आपको सुनने का, तो जो भी आप बोल रहे हो उसे इतना छोटा रखो कि उसमें आप अपने सारे पॉइंट्स कवर करो। डू नॉट रश एंड कीप इट इम्पैक्टफुल, ठीक है। जितने पॉइंट्स चाहिए सिर्फ उतने पॉइंट्स बोलो, लेकिन वो पॉइंट्स इम्पैक्टफुल होने चाहिए, वो आपकी ऑडियंस को हिट करना चाहिए, आपकी ऑडियंस को वो समझ आनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हम 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं तो हम 1 घंटे में फालतू की बातें करें, उससे ऑडियंस बोर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके सामने वो स्माइल करेगी, बट कहीं पे वो नीचे टेक्स्ट कर रही होगी कि यार बहुत पका रहा है, बहुत पका रही है, ठीक है। सो डोंट गो फॉर दिस। आई डोंट वांट माय ऑडियंस टू फील बोर्ड व्हेन आई लीव द स्टेज, राइट। सो कीप योर स्पीच शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल। जरूरी नहीं कि हम 20 मिनट के स्पीच में ही सारी चीजें कवर करें। अगर 20 मिनट में 3 पॉइंट्स भी कवर होते हैं, लेकिन वो 3 पॉइंट्स एक्चुअली इम्पैक्टफुल हैं, एक्चुअली मेरी ऑडियंस को नॉलेज दे रहे हैं, सो आई विल गो फॉर दैट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इंटोनेशन इन योर वॉइस, ठीक है। हर एक एंकर को जब आप सुनो तो हर एक एंकर का बोलने का स्टाइल अलग होता है, लेकिन कुछ एंकर्स या कुछ स्पीकर्स हमें हिट करते हैं बिकॉज उनके बोलने में वो इंटोनेशन होता है। उनकी टोन, जब वो हैप्पी होते हैं तो उनका एक हैप्पी टोन हाई जाता है, जब वो स्लो और सैड मूड में होते हैं तो उनका टोन लो हो जाता है।
कीप दैट। एंड इंटोनेशन इज द इजिएस्ट थिंग टू लर्न। इंटोनेशन आपको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स। बच्चों की जो स्टोरी बुक्स आती है ना, आप वो पढ़ना शुरू करो आंख बंद करके, बिकॉज उसमें डायलॉग्स होते हैं। जैसे बंदर एलिफेंट से बात कर रहा है या फिर डक जो है वो बर्ड से बात कर रही है, एंड दे यूज अ वेरी ब्यूटीफुल टोन। आपको सिंपली ना उसे रीड करना है और उसे इमिटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, डक एक हैप्पी टोन में बर्ड से बात कर रहा है, इमिटेट दैट हैप्पी टोन। या फिर जो एलिफेंट है वो बहुत सैड है, तो उस टोन में बात करो, आई एम फीलिंग वेरी सैड। दिस विल हेल्प यू टू मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लेट मी टेल यू, दिस विल हेल्प यू टू मास्टर इट। इंटोनेशन इज वन थिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अगर आप किसी क्राउड के सामने इंग्लिश बोल रहे हो और आपके अंदर वो इंटोनेशन है, आप सबसे बेस्ट दिखोगे वहां पे। ठीक है, तो इंटोनेशन पे काम करो। आई ट्राई टू शूट अ वीडियो फॉर इंटोनेशन ऑल्सो, जहां पे मैं ये सारी चीजें कवर करूँ। एंड लास्ट पॉइंट इज बी अ वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलर विथ मोटिवेशन। अगर आपको अपनी ऑडियंस से बात करना है, उनको अपने साथ रिलेट करवाना है, always always share your experience, share your stories and motivate them. देखो, डिमोटिवेट करने वाले इस दुनिया में बहुत है, मोटिवेशन वाले बहुत कम है। सो प्लीज ट्राई टू मोटिवेट योर ऑडियंस, एजुकेट देम एज वेल एज शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद देम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपने स्टेज फियर की स्टोरी बताई, साथ ही आपको टिप्स भी दिए कि कैसे आप ऑडियंस के सामने, किसी के भी सामने बात कर सकते हो इफ यू फॉलो द प्रैक्टिसेस व्हिच आई गेव यू। सो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आपको फर्दर जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सारी चीजें टाइम पर मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।